हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के बारे में बताऊंगा। मेनली इसमें जो है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का जितना भी सेक्शन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं उनमें जो है आजकल संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कई एग्जामों में, तो इसलिए मैंने इसकी डिटेल सीरीज आप लोगों के सामने चालू की है। कई लोगों ने पूछा था मेरे से कि सर डिटेल कब से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने डिटेल स्टार्ट किया क्योंकि संविधान का डिटेल हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं था। तो हम इंडियन पॉलिटी को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इन वीडियोस को देखिए। इसमें भी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये आज का पहला भाग है। तो जिन लोगों की पॉलिटी कमजोर है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियोस को देखिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपके लिए इंडियन पॉलिटी के, और जो भी वीडियोस हमारे चैनल के अपलोड होंगे वो आप इस पर देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम देखते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वास्तविक लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता के लिए हमारे पास संविधान सभा के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। संविधान निर्माण के लिए इस कार्य को महाबुद्धिमान व्यक्तियों के किसी गुट पर नहीं छोड़ा जा सकता और ना ही उन छोटी समितियों की सहायता से इस कार्य को पूर्ति किया जा सकता। मतलब उनका कहना ये था कि ये जो संविधान का हमारा कार्य है तो इसके लिए हम किसी भी एक गुट पे, किसी एक संविधान की समिति पर हम निर्भर नहीं हो सकते, या किसी दो चार महाबुद्धिमान व्यक्तियों के साथ हम सिर्फ इस पे नहीं कर सकते। इसके लिए हमको बहुत चीज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। जो मात्र हितों के संतुलन को संविधान निर्माण का नाम दे रही हो, इससे बाहरी प्राधिकार की छाया में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। प्रभावी रूप से यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियां विद्यमान हो और इसके लिए सामान्य जनता से उत्काष्ठा व स्वीकृति प्राप्त हो। यानी कि इनका कहना यह है कि अगर आपको संविधान बनाना है तो उसके लिए आपको राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियां उसमें विद्यमान होनी चाहिए और सामान्य जनता से स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। ये सब चीजें होना चाहिए। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के, कब, 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। यानी कि जो स्वराज विधेयक था वो तिलक जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। आगे क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। एक स्वतंत्र देश का संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। यानी कि एक तरीके से कांग्रेस अधिवेशन में यह बोला गया कि एक अगर आपको स्वतंत्र देश का संविधान आपको बनाना है तो उसके लिए एक संविधान सभा होगी। ठीक है, एकमात्र तरीका जो है उसके लिए एक संविधान, यानी कि पूरा का पूरा कि संविधान का सभा गठित कीजिए, उनके द्वारा उनको कुछ कार्य दीजिए, जिस तरीके से करके देखते हुए पूरे संविधान का निर्णय लिया जाएगा, कैसा हमारा संविधान बनेगा। इन सब चीजों के लिए सभा का गठन करना चाहिए। मेनली ये चीज बोला गया था। बात करते हैं क्या बोला जा रहा है कि अगस्त 1940 में प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि भारत संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। यानी कि जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है उसको कौन करेगा, भारतवासी ही तैयार करेंगे। तो वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन, तो देखिए क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि 1942 क्रिप्स मिशन कब आया। क्वेश्चन ये उठता है कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन जो है आपका आया 1942 में, के द्वारा ब्रिटेन की स्पष्टता स्वीकार किया
कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। क्रिप्स मिशन के द्वारा यह बोला गया कि हाँ, भारत में एक निर्वाचित संविधान संगठन का गठन किया जाएगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी, परंतु भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि युद्ध के बाद बोला गया कि संविधान भारत तैयार करेगा, लेकिन भारतीयों के द्वारा यह मांग जो है उनके आधारों को अस्वीकार कर दिया गया, मना कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ उसके बाद 1946 आ गया, 4 साल 1946, इसमें आया आपका कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जो है वो कब का है, तो कैबिनेट मिशन है 1946 का। कब का? 1946 का। तो इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, यानी कि जो संविधान सभा हमारी बनी थी, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, ये ब्रीफ में दिया हुआ है, डिटेल में हम पूरा इसको देखेंगे। तो 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ और 308 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, और इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यानी कि 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को संविधान लागू हो गया और राष्ट्रपति जी को भी यहीं से चुन लिया गया। तो ये तो हमने ब्रीफ में देखा कि ऐसा ऐसा हुआ। पहले क्रिप्स मिशन के तरीके से बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीयों ने उसको मना कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन योजना हुआ, उसमें भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार किया, और इस तरीके से करते हुए हमारा संविधान तैयार हुआ। तो ये तो हिस्टोरिकल एक हमारा बैकग्राउंड था। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसमें से आने की संभावनाएं 2-3 चीज जो है आपकी 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, ये सब चीजें आपको याद रखना है। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट जो संविधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए क्या, यहां से देखते हैं, 16वीं शताब्दी में जब भारत अपनी समृद्धि के चरम पे था, तो लंदन के कुछ व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में भारत में व्यापार के प्रयोजन से लंदन कंपनी की स्थापना की। इन्हीं दिनों यूरोप के कुछ अन्य व्यापारी भी भारत से व्यापार करने के लिए प्रयास थे, यानी कि यूरोप से भी कुछ लोग जो थे भारत में व्यापार करने के लिए इच्छुक थे और करने की कोशिश कर रहे थे। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र, यानी कि रॉयल चार्टर मिला। कब मिला? 1600 ईस्वी से। शीघ्र ही इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। किस नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रशासन ने शक्तिहीन होने के साथ साथ भारत की राजनीतिक गतिविधियों में कंपनी के अधिकारों ने रुचि लेना शुरू कर दिया। यानी कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, तो राजकीय कार्यकालों में भी जो है अंग्रेजों ने, ये जो कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने उसमें अपना हिस्सा देने लगे, कुछ कुछ उसमें रुचि लेने लगे। वर्ष 1757, जो 1757 का पीरियड है, यानी कि प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर अपना शासन जमा लिया। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका, उसमें किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। फिर क्या हुआ? 1764 की बात आ गई, बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसमें क्या हुआ? कंपनी ने विजय प्राप्त कर ली, यानी बक्सर का युद्ध भी जो हुआ कंपनी जीत गई। शीघ्र ही कंपनी ने अनेक भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कंपनी, ठीक है, भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। कई सारे, जैसे चार्टर एक्ट आए थे हमारे, कई सारे एक्ट आने लगे कंपनी को विधिवत चलाने के लिए। इन अधिनियमों में भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था का बीजारोपण किया, यानी कि यहीं से जो है भारत का जो हमारा संसदीय प्रणाली है उसका यहीं से बीजारोपण हो गया।
और क्या किया गया कि भारत संविधान के निर्माण के लिए एक आधार भी तैयार हो गया। यानी कि देखिए, ये अंग्रेजों के द्वारा ये सब जो किए गए, पलासी का युद्ध हुआ उसमें वो जीत गए, बक्सर का युद्ध हुआ उसमें जीत गए, उसके बाद कंपनी ने अधिकार कर लिया हमारे लगभग भारत पे। फिर उसको चलाने के लिए जब रानी ने वहां से अपने कुछ अधिनियम बना के पेश करने लगे, तो वही सब अधिनियम जो है हमारे संविधान निर्माण का एक आधार उन्होंने ही तैयार किया एक तरीके से। क्यों किया, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो 1935 का एक्ट है, इससे हमने इसमें 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, तो लगभग इसमें से हमने आधे से ज्यादा अनुच्छेद को सीधे हमने कॉपी कर लिया था। तो इस तरीके से जो है संविधान का हमारा निर्माण हुआ था, इसलिए यहां पर ये बात बोली जा रही है। बात करते हैं, देखिए इसमें जो एक्ट आए, कौन कौन से एक्ट कैसे आए। तो सबसे पहले एक्ट आया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको 1773 में पारित किया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। इसमें कुछ प्रमुख बातें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत, यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी भारत में थी उस पे लंदन से रानी का शासन होने लगा। रानी वहां से बताने लगे कि आपको ऐसा वर्क करना है या ये करना है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बंबई तथा मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बंबई तथा मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, ठीक है, कि तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में गवर्नर जनरल का पद कब आया? तो गवर्नर जनरल का पद आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे निर्णय के विरुद्ध सम्राट के सम्मुख अपील की जा सकती थी। यानी कि अगर किसी सम्राट ने क्या किया कि उसको कुछ निर्णय दे दिया, तो उसको विरुद्ध आप जाके यहाँ पर अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। जैसे कि अगर हाई कोर्ट ने आपको सजा सुना दी, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी दायर कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे होने लगी। और एक चीज याद रखिएगा, 1773 में जो एक्ट में बोला कि कलकत्ता में बनेगा, लेकिन बना था 1774 में, ठीक है, 1774 में बना था। और यहाँ पे जो है इसके मेन जो जज थे या चीफ जस्टिस बोला जाए तो एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे, ठीक, एलिजा इम्पे थे। और इसके 3 और थे, तो उनको हम याद रखेंगे HCL से, HCL से याद रखेंगे। उनका पहले का नाम था हाइड, दूसरे का नाम था चैम्बर्स और तीसरे का नाम था लेमेस्टर। हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर, ये 3 वहां के जो न्यायाधीश ये भी थे। तो कुल मिला के 4 थे। मेन थे आपके एलिजा एम्पे और बाकी थे HCL से याद रखिएगा हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर। अगला देखते हैं, अगला आया न्यायाधिकार अधिनियम 1781, ट्रिब्यूनल एक्ट 1781। इसमें क्या किया गया कि सपरिषद गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल है उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार अलग रखा गया, उसका काम अलग था, सर्वोच्च न्यायालय का काम अलग था। सर्वोच्च न्यायालय जो था उसकी अधिकारिता बंगाल के सभी निवासियों पर निर्धारित की गई। कंपनी की अदालतों के विरुद्ध गवर्नर जनरल को अपील की जा सकती थी। ये सब चीजें यहां पर बोली गई। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि IMP है। सीधा क्वेश्चन आता है पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? तो पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करें तो यह एक्ट है 1784 का। कब का? 1784 का है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसको याद रखिए। इसमें देखिए क्या किया गया, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी COD और बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOD के अधीन कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, COD, BOC है कंट्रोल। और तो इसको देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, तो इसका जो हेड ऑफिस था वो इंडिया में ही था, ठीक है, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका हेड ऑफिस लंदन में था। कहां पे था? लंदन में था। इसको कैसे याद कर सकते हो? कंट्रोल आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। आज हम अपने घर से भी बैठ के जैसे इंटरनेट का ही बात कर लें, आप कहीं से भी अपने जीमेल अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, कहीं से भी बैठे हुए। तो कंट्रोल कहीं से भी किया जा सकता है। तो रानी जो थी आपकी लंदन में बैठ के कंट्रोल कर रही थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन की बात आ गई। तो डायरेक्शन अगर आपको देना है तो आपको ऑन द स्पॉट पे पहुंचना पड़ेगा जहां डायरेक्शन देना है। तो डायरेक्शन, क्योंकि कंपनी इंडिया में थी तो यहाँ पर आप डायरेक्शन दे रहे थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसका लंदन में था, रानी के हाथ में। तो क्वेश्चन ये भी आता है COD और BOC का गठन कब हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ, जो कि 1784 था। इसके आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास।
चार्टर अधिनियम, देखिए चार्टर अधिनियम की शुरुआत हो गई थी 1793 से। ठीक है, 5 चार्टर अधिनियम आए थे तो उनको हम देख लेते हैं। तो चार्टर अधिनियम, पहला चार्टर अधिनियम था 1700, ये है फर्स्ट। 1793 में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को इसके अध्यक्ष के हाथ में केंद्रीकृत किया गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ये था लंदन, इसकी शक्तियों को इसके अध्यक्ष के हाथ में किया गया, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया गया, यानी कि 1793 से ले आगे 20 वर्षों तक वो व्यापार करेगी, इसका अधिकार दिया गया। और इसमें एक चीज और हुआ पहले चार्टर में, कि जो बोर्ड था आपका, है ना, जो बोर्ड के सदस्य थे तथा उनके कर्मचारियों के जो वेतन थे, सैलरी थी, वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किस चार्टर अधिनियम में कंपनियों को या बोर्ड के सदस्यों को, कर्मचारियों को वेतन भारत के राजस्व विभाग से देने का प्रस्ताव आया या प्रस्ताव पारित किया गया। तो यह किया गया चार्टर अधिनियम 1793 में या फर्स्ट चार्टर एक्ट में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि है आपका सेकेंड चार्टर। सेकेंड चार्टर है 1813 का, 20 साल बाद। इसमें आप 20 जोड़ोगे तो 1813 आएगा, 20 साल बाद। हर 20-20 साल में जो है चार्टर अधिनियम आपका आया हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट, सेकेंड चार्टर एक्ट। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, सेकेंड चार्टर एक्ट कब आया, तो 1813 में। इसमें क्या किया गया, कुछ ब्रिटिश व्यापारियों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु चाय के व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास ही रहा। देखिए मेनली इसमें जो है सेकंड में क्वेश्चन आता है चाय और चीन। चाय और चीन, यानी कि वो चाय का व्यापार कर सकता था और जो भी व्यापार करेगा चीन के साथ करेगा और थोड़े बहुत पूर्वोत्तर एरिया में करेगा। तो चाय और चीन से याद रखिए कि चार्टर अधिनियम सेकंड 1813 में चाय और चीन की बात की गई थी। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि कंपनी का एकाधिकार किस चार्टर एक्ट में समाप्त हो गया। तो कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त हुआ आपका कब, सेकंड चार्टर में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यही सब पॉइंट पेपर में बनते हैं। अगला चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, मतलब चार्टर अधिनियम 1833 में आया, इसको हम बोलेंगे थर्ड चार्टर। इसमें क्या हुआ, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए तथा कंपनी को मात्र राजनीतिक कार्य का अधिकार मिला, और वह भी ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की, भारत में गवर्नर जनरल, जो भारत का पूरा गवर्नर जनरल जो बन गया, जो बंगाल का था, वो कब आया, तो वो थर्ड चार्टर में आया। भारतीय कानूनों को एकीकृत एवं संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग का गठन किया। भारतीय कानूनों को एकीकृत एवं संहिताबद्ध करने के लिए जो विधि आयोग था उसको गठन किया गया। तो ये सब चीजें हुई कब, थर्ड चार्टर में। चार्टर अधिनियम जो फोर्थ नंबर का है, ये हमारा फोर्थ चार्टर है। कब का है ये है आपका 1853 का। देखिए 20, जब 1793 में 20 जोड़ा हमने तो 1813 आया सेकंड चार्टर। 1813 में हमने फिर 20 जोड़ा तो 1833 आ गया। फिर इसमें हम 20 साल जोड़ेंगे तो 1853 हो जाएगा। तो हर 20-20 साल में चार्टर अधिनियम आ रहा है। तो यहां पर देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है कि 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या था, अंतिम चार्टर एक्ट था। लेकिन ये अंतिम नहीं है, यहां पर है लेकिन ये अंतिम नहीं है, एक और चार्टर अधिनियम आया हुआ था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, यानी कि बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद इसमें आया आपके फोर्थ चार्टर में। अब बात करते हैं जो भारत शासन अधिनियम एक्ट 1858। ठीक है, तो 1858, अभी 1853 था, 1800 क्या था आपका 53। तो देखिए इसको भी जो है फिफ्थ चार्टर के रूप में माना गया है, इसको भी फिफ्थ चार्टर के रूप में माना गया है। और यह इसलिए इतनी जल्दी आया क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी बीच में। 1857 का रिवोल्ट हो गया था, जिसके कारण से यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीजें
हो गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी हालांकि, लेकिन इसमें बहुत ही विद्रोह हुआ था जिस कारण से यह अधिनियम जल्दी आया था, जिसको भारत शासन अधिनियम का नाम दिया गया और इसको फिफ्थ चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्शन तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सीओडी और बीओसी किस समय समाप्त, 1858 में। भारत में सचिव का पद आया, ठीक है, भारत में किसका पद आ गया, सचिव का पद आ गया। भारतीय प्रशासन केंद्रीकृत हो गया तथा शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई, जो भारत का सचिव के प्रति उत्तरदायी था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता पूरी तरह जो है समाप्त हो गई, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर खत्म हो गई और दूसरी चीजें जो है यानी कि ब्रिटिश क्राउन, उसके हाथ में सचिव का पद और पूरा समझ लीजिए रानी के हाथ में आ गया। अगला भारतीय शासन अधिनियम 1861। अब 1861 में क्या बात किया गया, 1861 में गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया गया, उसे अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त हो गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा और प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति मिल गई। इन विधान परिषदों द्वारा पारित विधियां गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बाद ही प्रवर्तनीय थी, यानी कि इसमें जो भी आप कुछ पारित करोगे, गतिविधियां कुछ भी इसमें बताओगे, जो भी जनरल स्वीकृति होगी, तो गवर्नर जनरल जब इसकी स्वीकृति दे देगा उसके बाद ही चेंजेस आप कर पाओगे। भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य से जोड़ा गया, ठीक है, ये सब चीजें इसमें हुई। मेनली हमको इतना सारा चीज याद नहीं रखना है, हाँ पीएससी में मेंस वगैरह में अगर आ जाता है तो वहां पे ये लिखने के काम आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव में, आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1861 का है, भारत शासन अधिनियम 1858 का है। तो ये इनकी सीरीज चल रही है भारत शासन अधिनियम की, ठीक है। भारत शासन अधिनियम अब बात करते हैं 1892 की। इसमें क्या किया गया, केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो गई, यानी कि जो गैर सरकारी हैं, यानी कि जो पक्के पे नौकरी में नहीं है, सरकारी प्राइवेट की तरह काम कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली स्टार्ट हुई, तो पहला चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव का इसमें हुआ। व्यवस्थापिका के सदस्यों को वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, यानी कि जो वार्षिक बजट आता है उस पे वो प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ, तो वो हुआ 1892 में। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909, इसमें क्या चीजें हुई है, इसमें हुई है कि भारत का अगर हम बात करें तो भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व किया गया। मुस्लिम समुदायों के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई इसमें, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय थे उनके लिए अलग से वोटिंग का मतलब उनको शक्तियां प्रदान की गई। कब, 1909 में। बात करते हैं हम 1919 की, तो 1919 में देखिए क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। मोस्ट आईएमपी, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, सुरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में किया गया था। इस विषयों पर गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से निर्णय लेता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन वह अपने मंत्रियों के सहयोग से करता था, ठीक। केंद्र में दो सदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था, और विधानसभा में 144 सदस्य थे, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। भारत के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, जो यूरोप में भारतीय व्यापार की देखभाल करता था। एक नरेश मंडल की भी स्थापना की गई। देशी नरेशों का यह मंडल सामान्य हित पर विचार करता था। तो ये सब चीजें हुई 1919 में। अब आया जो हमारा सबसे आईएमपी है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम 1932 के श्वेत पत्र पर आधारित था। भारतीय संविधान का यह मुख्य आधार बना। इसी से सबसे ज्यादा हमने जो है हमारे अनुच्छेद हैं, इसी से कॉपी किए गए हैं। अधिनियम में अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।
मोस्ट आईएमपी, प्रांतों में द्वैत शासन पहले तो स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट हुआ 1919 में। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कब हुआ, तो 1935 में। और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हो गई। अगेन आईएमपी, प्रांत में स्टार्ट हुआ 1919 में, बंद हो गया 1935 में। केंद्र में स्टार्ट हुआ 1935 में। ठीक, द्वैत शासन। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथ में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी कौंसिल लंदन में की जा सकती थी, जिसके लिए हम अपील लंदन में कर सकते थे। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च माना गया, यानी कि ब्रिटिश का जो संसद था उसको हमने सर्वोच्च माना। तो देखिए ये जो देखिए क्वेश्चन आता है कि हमारा जो संविधान है उसमें किस अधिनियम की सबसे ज्यादा भूमिका है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का ही। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संविधान की जो संरचना हुई, कैसे क्या हुई, उन सब चीजों पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो संविधान की अगर संरचना की बात करें तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया और इस मिशन के सदस्य लॉर्ड पैथिक, ठीक है, मतलब पैथिक लॉरेंस, सर स्ट्रेटफोर्ड, क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स तो थे ही इसमें, जिससे क्रिप्स मिशन नाम पड़ा, और एबी अलेक्जेंडर। तो ये चीज आपको याद रखना है, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्ट्रेटफोर्ड, क्रिप्स, या फिर आप लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर याद रखें। अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। ठीक, तो ACL भी याद रख सकते हैं, ALC भी याद रखते हैं, ALC से भी याद रख सकते हैं आप, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। ठीक, ALC। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में एक प्रस्ताव संविधान सभा के गठन का भी था। उन्होंने यह बोला था कि आपको संविधान सभा का गठन भी करना है। फिर क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यानी कैबिनेट मिशन की योजना जो था, तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य आप चुनोगे, ठीक है, तो उनका चुनाव जो होगा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ना कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा। प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया था। संविधान सभा के लिए कुल 389 स्थान निर्धारित किए गए थे, जिसमें प्रांतों से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य तथा कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्यों को लिया गया था। ठीक है, कितने, 4 सदस्यों को लिया गया था। बात करते हैं कुछ और चीजें। यहां पर कुल 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 208 स्थान कांग्रेस को मिले, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिले 208 स्थान, तथा 73 स्थान मुस्लिम लीग को मिले। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग को कितना मिला था, तो 73 मिले थे मुस्लिम लीग को, तथा 8 स्थान स्वतंत्र प्रत्याशियों को मिला तथा 7 स्थान अन्य राजनीतिक संगठन को मिला। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, यानी संविधान सभा जो था उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तथा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से हटकर 229, ठीक है, सॉरी 299, 299 हो गई। ये डेट से याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे पहले तो कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 में। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है सीधे कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो सिर्फ अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो अस्थायी अध्यक्ष ही होगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा आपको लगाना है। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। वो अगली लाइन है, देखते हैं क्या है। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। BN राव को संविधान सभा का, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। तो 2-3 चीजें याद रखनी है, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BN राव,
ये थे अस्थाई, ये थे स्थाई और ये थे सलाहकार। ठीक है, तो ये चीजें आपको तीनों नाम याद रखने, डेट्स भूल भी गए तो नाम तो आपको याद रखना है, लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको डेट याद रखना पड़ेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में, क्वेश्चन ये भी आएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, कहाँ हुई, तो हुई 9 दिसंबर 1946 को। और कब हुई, कहाँ हुई, तो नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता, कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। ठीक है, तो इस वाले जो पेज पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी। कैबिनेट मिशन कब आया, तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। हमने पढ़ा कि जो संविधान सभा था उसका निर्माण कैसे हुआ, कौन अस्थायी सदस्य बना, कौन स्थायी सदस्य बना, सलाहकार कौन बना, कहां पर हुआ, कब हुआ, ये सब चीजें पढ़ी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बुक्स में मिल जाएंगे आपको, नो डाउट ये बुक्स में भी लिखे हुए हैं, लेकिन खुद से पढ़ना और किसी के मुख से सुनने में बहुत अंतर है। यहाँ पर आप वीडियोस को कई बार देख सकते हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, कुछ और चीजें हैं हमारे पास। इसमें दिया गया है हमारे पास कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रारूप माउंटबेटन योजना पर आधारित है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना जो है कब की है, तो यह है 1947 को, और इसको माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, 3 जून 1947 को। इसमें भारत तथा पाकिस्तान के 2 डोमिनियनों, ठीक है, डोमिनियनों की स्थापना का प्रस्ताव था। दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण हेतु सीमा आयोग का भी गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे। यही रैडक्लिफ थे जिनके नाम पे भारत और पाकिस्तान के बीच में रैडक्लिफ रेखा खींची गई है। इस अधिनियम की परिवर्तन तिथि 15 अगस्त 1947 थी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित सभी संवैधानिक पद स्वतः समाप्त हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवर्तन के साथ ही ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य जो था वो समाप्त हो गया। दोनों राज्यों की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया गया। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार ही हम आजाद हुए। जो भारत पाकिस्तान था उसके बीच में रैडक्लिफ रेखा खींची गई और बहुत सारी चीजें हुई, कुल मिला के हम आजाद हो गए। ठीक है, हमने, लेकिन सिर्फ इन सब चीजों से आजादी नहीं मिली है, आजादी हमको हमारे बहुत सारे इसमें जो नौजवान युवक थे जिनको हम क्रांतिकारी कहते हैं वो शहीद हुए, जैसे भगत सिंह, ठीक है, जिनको हम जानते हैं आज। उसके बाद इसमें गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल, सभी का रोल था। कोई ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने आजादी दिलाई या सिर्फ गांधी जी ने दिलाई, सबका इसमें हाथ था। भारत के सभी वासी उस समय जो गुलाम थे उनका हाथ था हमारे देश की आजादी में। ठीक है, और जो क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हुए उनकी हमको आदर करना चाहिए। उनकी वर्षगांठ जब होती है तो उस पर हमको 2 मिनट का मौन भी रखना चाहिए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम आज आजादी से सांस ले पा रहे हैं। चलिए तो पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर और क्या बोला जा रहा था इस एक्ट में, दोनों राज्यों को अपने अपने लिए पृथक संविधान जो है संविधान सभा के गठन का अधिकार था। सिविल सेवकों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उनकी सेवा उसी प्रकार जारी की जाएगी। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 में यह व्यवस्था की गई कि दोनों देशों की जो व्यवस्था के द्वारा नए कानून बनाकर इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 अथवा भारतीय शासन अधिनियम 1947 से मेल नहीं खाते, मतलब ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा कब किया गया था, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। तो मेनली इसमें 2-3 चीजें याद रखना है, एक रैडक्लिफ वाली बात, दूसरा इसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। ये सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। बात करते हैं कुछ और चीजें, थोड़ी सी यहाँ पर चीजें जो दी गई हैं, क्या दी गई हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, यानी कि जो भारत जब आजाद हुआ तो मंत्रिमंडल जो बनाया गया, तो मंत्रिमंडल
क्या है उसमें कौन कौन से किसको दिया गया। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। विदेश, कॉमनवेल्थ, संबंध और वैज्ञानिक शोध, ये सब डिपार्टमेंट जवाहरलाल नेहरू को दिया। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे भाई, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो विदेश का दौरा जरूर करेंगे। अब विदेश का दौरा के तो कॉमन होना चाहिए, कॉमनवेल्थ, संबंध बनाएंगे, वो वैज्ञानिक शोध करेंगे विदेश जाके, ये सब चीजें करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू को ये सब चीजें दे देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्य, ठीक है, ये डिपार्टमेंट इनके पास हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को हमेशा याद रख सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद चंपारण में गांधी जी से मिले थे, खेती किसानी से संबंधित है, इसलिए खाद्य और कृषि दे दिया गया। अबुल कलाम आजाद, तो अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मिल गया। जगजीवन राम को श्रम मिला, देखिए नाम ही जगजीवन राम है। अब राम जी ने बहुत ही अपने समय में श्रम किया था, उन्होंने वनवास काटा, रावण को मारा, इसलिए इनको श्रम विभाग दे दिया गया। सी एच भाभा को वाणिज्य दिया गया। रफी अहमद किदवई, इनको संचार दे दिया गया। राजकुमारी अमृता कौर, इसको स्वास्थ्य दिया गया। अब राजकुमारी है तो इनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक होना चाहिए, इसलिए राजकुमारी को स्वास्थ्य विभाग दिया। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, इनको विधि दे दिया गया। आर.के. षणमुखम चेट्टी, इनको वित्त दे दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति दिया गया। एन.वी. गाडगिल को खाद्य, खदान एवं ऊर्जा का, ये सब चीजें यहाँ पर दिया गया। और 23 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है फर्स्ट उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो फर्स्ट उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जिनको जो है गृह, सूचना एवं प्रसारण का भी अधिपत्य दिया गया था। तो इनमें से जो है देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्वास्थ्य का पूछा जाता है, शिक्षा का पूछा जाता है, वाणिज्य का भी पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आ चुके हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें श्रम विभाग किसको दिया गया, या वाणिज्य विभाग किसको दिया गया, वित्त विभाग किसको दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले पॉइंट्स में क्या दिया जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा संविधान की रचना, यानी कि संविधान सभा थी उसके द्वारा संविधान की रचना की गई, कितने पैसे लगे, कितना समय लगा, वो देखते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप खंडवार विचित्र 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा किया। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए तथा शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यानी कि 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा पूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न संस्था नहीं थी। 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तित होने के बाद यह पूर्ण प्रभुत्वता संपन्न संस्था हो गई। इसलिए जो 26 नवंबर है इसको हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं और संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया भी जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हमने देखा आज संविधान सभा का निर्माण, संविधान कैसे निर्माण हुआ, कितने दिन लगे, कैसे क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री आज हमने जानी। तो ये पार्ट फर्स्ट था। ऐसे ही कई पार्ट आएंगे डिटेल, जिसमें हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे इसका। तो चलिए अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे भी जाके आपको मटेरियल्स मिल सकते हैं। अभी वेबसाइट बन रही है, पूरी तरीके से बनी नहीं है। और आप फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप हम लोग को फॉलो ज्यादा कर सकते हैं। तो वहां पर चीजें आपको मिलती रहेंगी, लाइव अपडेट्स वगैरह वहां पे मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि जल्द ही आप लोगों के सामने पब्लिश होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।